हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यहाँ पर चली हुई है केवीएस पेडागोजी फॉर पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी। तो इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल डोमेन्स को ही, लेकिन किस ईयर के बेस पर डिस्कस करेंगे, 0 से 5 ईयर्स के ऊपर। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो दी है वो बताया कि डेवलपमेंटल डोमेन्स में हम किन किन डोमेन्स की बात करते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे 0 to 5 ईयर्स के बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। द नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 5 to 12 इयर्स के बच्चों के डेवलपमेंटल डोमेन्स के बारे में। एंड देन हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस लेवल को। ठीक है, काफी डिटेल में हमें सारी चीजें पढ़नी है, बिकॉज ये कोई टेट एग्जाम नहीं है, आपकी वैकेंसी का सवाल है। ओके, चलिए इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछे, तो ये पीडीएफ जो है, आप सभी लोग अब मुझे बहुत मैसेज पहले से भी कर रहे हो और अब भी आप कमेंट करेंगे कि पीडीएफ अवेलेबल कराइए। तो पीडीएफ आपको मैं अप्रैल मंथ से जो है देना स्टार्ट कर दूंगी। आप सभी लोग टीचिंग गोल्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगी। जब भी अवेलेबल होगा आपको नंबर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट राइट नाउ अभी मैं आपको ये जो पीडीएफ से अवेलेबल नहीं करा रही हूँ, तब तक मैं और सारी चीजें आपके लिए इकट्ठा कर लूंगी। तो इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप लोग आराम से इस चीज को पढ़ने लग जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। बट उससे पहले हम पढ़ेंगे इसको, भाई 0 से 5 इयर्स तक के बच्चों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका इन्फेंसी भी तो आ जाता है ना। इन्फेंसी इसके अंदर आपकी आ जाती है, साथ ही अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि इन्फेंसी जो होता है आपका 0 से 2 वर्ष होता है, और अर्ली चाइल्डहुड इनकी प्रारंभिक बचपन आपका 2 से 6 वर्ष होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ओवरऑल मिलाकर के, कि इनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे, इनके लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करेंगे, इनके इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। ठीक है, साथ ही इनका जो है सोशल डेवलपमेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो पीआरटी लेवल के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी जरूरी है, साथ ही टीजीटी वालों के लिए भी। पीजीटी वाले कैंडिडेट भले ही इस वीडियो को ना देखें, आपसे यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। डन, चलिए। ओके, थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ। इन्फेंसी स्टेज की अगर बात करें, तो इन्फेंसी का जो पीरियड होता है आपका, उसको बिगनिंग स्टेज कहा जाता है। मतलब शुरुआती अवस्था होती है आपकी, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ होता है तब से लेकर के 2 वर्ष का जो स्टेज होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। तो बिगनिंग है, इसको फास्टेस्ट पीरियड कहते हैं, साथ ही इसको शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अवधि भी आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। तो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी आपका इन्फेंसी होता है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपनी अपनी बात रखते हैं इन्फेंसी स्टेज को लेकर के, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्फ्रेड एडलर को। एल्फ्रेड एडलर जो है ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट है, ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने कहा कि जो इन्फेंसी होती है प्रिपेयर्स द स्टाइल ऑफ लाइफ, जीवन की शैली तैयार करती है। जीवन की शैली तैयार करती है, किसने कहा? एल्फ्रेड एडलर ने कहा है। यानी कि ये कहती है कि हमारा बेस प्रिपेयर करती है, हमारी नींव को प्रिपेयर करने का काम करती है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के जीवन की नींव को प्रिपेयर करने का काम करती है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि ये जो है इन्फेंट्स जो है, शिशु जो होती है, डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैचमेंट फॉर देयर केयर गिवर। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की भावना, अटैचमेंट मतलब किसी के प्रति अटैचमेंट हो जाना, मतलब लगाव हो जाना। ठीक है, तो सुरक्षा की भावना और लगाव को विकसित करते हैं शिशु इस अवस्था में, किनके प्रति? जो उनके केयर गिवर्स है, मतलब जो उनके पेरेंट्स है। और सबसे ज्यादा इसमें जो अहम रोल प्ले करता है वो कौन है? उसकी मदर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैच जो होता है वो बच्चा अपनी माँ से होता है। तो ये कौन बात करते हैं? ये बात करते हैं एल्फ्रेड एडलर, इन्फेंसी स्टेज के बारे में। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं हरलोक के बारे में। हरलोक हमने डेवलपमेंट के अंदर भी इनको पढ़ा है। हरलोक ने जो है डेवलपमेंट के अंदर भी अपनी एक अच्छी डेफिनेशन दी है, जिसको मैंने डिस्कस किया था, कि जो आपका विकास है वो सिर्फ आपका लेयर टू लेयर तक ही सीमित नहीं रहता है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज के बारे में उन्होंने कहा है कि ये एक डेंजरस एज होती है, इसको खतरनाक उम्र कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेथ आपको देखने को मिलती है। डेथ रेट जो होता है बच्चों के अंदर वो काफी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने इसे अपीलिंग और फैसिनेटिंग एज कहा है, क्योंकि बच्चा इसमें हेल्पलेस होता है, बच्चा खुद से नहीं कर सकता है, वो टोटली डिपेंड रहता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उनके ऊपर। इसलिए इस स्टेज को अपीलिंग और फैसिनेटिंग एज यहाँ पर हर लोग ने कहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली पीआरटी वाले इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। देन बात करें सिगमंड फ्रॉइड के अंदर, सिगमंड फ्रॉइड को, ये भी ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट ही है। अगर बात करें सिगमंड फ्रॉइड की, तो इन्होंने साइकोसेक्सुअल की एस वाई, एक सेकेंड, साइकोसेक्सुअल कि इन्होंने 5 स्टेज दी है। मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था इन्होंने दी है, जिसमें सबसे पहली अवस्था आपकी कौन सी हो जाती है? ओरल स्टेज। कौन सी हो जाती है? मौखिक अवस्था सबसे पहली अवस्था है। तो इन्होंने इन्फेंसी को किस स्टेज का नाम दिया है? ओरल स्टेज का नाम दिया है। कौन कौन साइकोलॉजिस्ट क्या क्या बात करते हैं ये आपको पता होना चाहिए।
और इसके अलावा केवीएस की जो आपकी प्लेलिस्ट मैंने जनरेट कर रखी है, इसको आप सीरीज से देखेंगे, क्लास नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे, बीच में देखेंगे आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा बहुत सारी थ्योरीज आ जाती है, तो जब आपकी यूनिट 2 स्टार्ट होगी ना, तो उसमें आप जब कॉग्निटिविज्म, बिहेवियरिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे ना, तो इनके अंदर सारी थ्योरीज ही आपको पढ़नी है। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल स्टेज भी आपको पांचों के पांचों पता होना चाहिए है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। जैसे जैसे आपका कंटेंट कवर होता जाएगा, वैसे वैसे सारी थ्योरीज भी आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वहां पर ऐड कर दी जाएगी, और नोट्स के साथ आपको ये सारी थ्योरीज भी आपको मिल जाएंगी। डन। अब वहां पर साइकोसेक्सुअल स्टेज के अंदर हम जो सिगमंड फ्रॉइड है वो बात करते हैं कि बच्चा प्लेजर को ढूंढता है, बच्चा खुशी ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, और हर स्टेज के अंदर उसका प्लेजर सोर्स होता है। तो ओरल एज की बात करें तो इसमें जो प्लेजर सोर्स है वो क्या होता है, माउथ होता है, मुंह होता है। यानी कि बच्चा हर चीज को मुंह में लेने की कोशिश करता है, उसको मुंह में लेना हर चीज को अच्छा लगता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 5 स्टेज दी है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल। ये आपको पता होना चाहिए, और आई थिंक पता भी होगा क्योंकि आप सभी लोग सीटेट यहाँ पर देकर के आए हुए हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो शुरुआती 4 से 5 वर्ष होते हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, बच्चा वह बन जाता है जो उसे आगे आने वाले जीवन में बनना है। उसको भविष्य में क्या करना है, उसका नींव कहीं न कहीं यहाँ पर रख ली जाती है इन शुरुआती 4 से 5 वर्षों में। ये कहना है सिगमंड फ्रॉइड का। देन बात करते हैं जीन पियाजे को। जब भी हम बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में, तो हम जीन पियाजे को किस तरीके से भूल सकते हैं, क्योंकि जीन पियाजे बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। इन्होंने इन्फेंसी को किस नाम से पुकारा है, इन्होंने कहा इन्फेंसी जो होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, संवेदी पेशी अवस्था, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो अपने सेंसेस के थ्रू काम करता है, सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है अपने सराउंडिंग को। ठीक है, तो जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर, वैसे तो इन्होंने 4 स्टेज दी है, तो ये जो थ्योरी है वो मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड भी कर दी है, यहाँ नहीं करेंगे तो फिर जब आप कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको जीन पियाजे को पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने लैंग्वेज की बात करी है, लेकिन बहुत ही कम फोकस करते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज इमर्ज एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर। ये कहते हैं भाषा का जो विकास है बच्चे के अंदर वो कब होता है, एट द एंड ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि 2 साल के अंत में होता है बच्चे के अंदर भाषा का विकास। ये ऐसा बोलते हैं। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट होता है वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच में, जो आपको पता होना चाहिए है। ठीक है, डेवलप ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे जो है इस सेंसरी मोटर स्टेज में वस्तु स्थायित्व जो है वो हासिल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, कोई वस्तु अगर बच्चे के सामने है और अगर आप उसको हटा लेते हैं तो उसको पता चल जाता है कि कुछ था जो आपने हटा लिया है। ठीक है, ये जो उसके दिमाग में आने लग गया है, ये क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ओके, वस्तु स्थायित्व होता है। इसके अलावा 6 सब स्टेज बात करते हैं सेंसरी मोटर स्टेज की। हमने पढ़ी वही सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की होती है, लेकिन इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज के भी 6 सब स्टेज दिए हैं। मंथ्स के अंदर बच्चे के 2 साल को डिवाइड कर दिया है। इसको भी हम आगे इस पीडीएफ के अंदर डिस्कस करेंगे। आप पढ़ेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की आप सभी को पता है भाई, एक फेमस लिंग्विस्ट है। ठीक है, लिंग्विस्ट है, यानी कि एक भाषाविद है, जो कि बात करते हैं भाषा के बारे में ही। ये कहते हैं शुरुआत के जो 5 वर्ष होते हैं वो बहुत क्रूशियल है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के भाषा विकास के लिए शुरुआती 5 वर्ष बहुत जरूरी होते हैं। आप बच्चे को कोई भी भाषा इंट्रोड्यूस कराएंगे, कोई किसी फॉरेन लैंग्वेज को भी अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे ना शुरुआती 5 साल में, 0 से लेकर के 5 वर्ष के दौरान, तो बच्चा बहुत जल्दी भाषा सीख लेगा। लेकिन अगर आप 5 वर्ष के बाद उसको कोई भी लैंग्वेज से एक्सपोज करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उसको लैंग्वेज सीखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ये कहना है नोम चॉम्स्की का। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं हर इंडिविजुअल के अंदर बाय बर्थ एक एलईडी डिवाइस प्रेजेंट होता है उसके माइंड में, लेफ्ट हेमिस्फीयर में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड होता है। भाषा अधिग्रहण एक उपकरण होता है, यंत्र होता है, जो बच्चे के दिमाग में बाय बर्थ यानी कि जन्मजात प्रेजेंट होता है। ये बच्चे को हेल्प करता है भाषा को समझने में, भाषा के डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्प करता है। और जैसे ही बच्चा 5 साल के ऊपर होता है तो ये जो एलईडी है वो कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से उसको भाषा को ग्रहण करने में दिक्कत आती है। ये रीजन दिया गया है नोम चॉम्स्की के द्वारा। तो आई थिंक आपको इतना भी यहाँ पर पता चल गया होगा। अब जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर ही रहे हैं, तो पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में थोड़ा सा मतभेद है जो आपको पता होना चाहिए है। पियाजे कहते हैं, पियाजे जो है वो लैंग्वेज को कम इंपोर्टेंस देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की लैंग्वेज को ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं। ठीक है, भाषा को। अब जब वो कम इंपोर्टेंस दे दे तो वो कहते हैं कि पहले विचार आते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसके बाद भाषा आती है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। इसी तरीके से पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है बाद में सीखना या फिर अधिगम होता है। ये कहते हैं कि नहीं, पहले आपका सीखना होता है और बाद में आपका क्या होता है, विकास होता है।
ठीक है, ये दोनों अपने अपने मत यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने कहा कि सेंसरी मोटर स्टेज के कुछ 6 सब स्टेज होती है, उनको भी देख लो क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी कैंडिडेट मेरे से एचटेट वाले भी जुड़े हुए हैं, हरियाणा टेट का जिनका एग्जाम है जो कि होने वाला है आपका अप्रैल में, वो भी ध्यान देना इस चीज के बारे में। आपका पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, तो इसको जरूर से जरूर थोड़ा अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्सेस 0 से 1 मंथ की बात करें तो इसको अच्छा मंथ वाइज ध्यान में रख लेना। इसको प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं, रिफ्लेक्स आप इसको हिंदी में कह सकते हो। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, एक स्वचालित आपकी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, जो जिसके लिए आपको कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता। इसको आप ऐसा समझो कि आप एक बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, 0 से 1 मंथ का बच्चा है, बिल्कुल बहुत ही छोटा, अभी पैदा ही हुआ है वो, तो आप उसके मुंह के आसपास कुछ भी लेकर के जाएंगे ना, वो ना मुंह खोल देगा, उसको लगेगा कि कुछ खाने का है। तो ये जो उसका मुंह खोलना है, इसके लिए उसको सिखाया नहीं गया है, ये ऑटोमेटिक है, ये क्या है? उसका रिफ्लेक्स है। तो ऐसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जब बच्चा देता है उसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सेस उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम में बच्चा क्या करेगा? 0 से 1 मंथ में वो सिर्फ किसी भी चीज को सक कर सकता है, चूस सकता है, ग्रास्प यानी कि पकड़ सकता है और रीच आउट करता है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं भाई? ऑटोमेटिक होते हैं और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं, स्वचालित होते हैं और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इच्छा रहते हुए उस चीज को किया है, आपने वॉलेंट्री उस काम को किया। वॉलेंट्री होता है जब आपकी खुद की मर्जी है उस काम को करने में, वो इनवॉलेंट्री है, मतलब आपसे हो जा रहा है। ठीक है, अनैच्छिक है और ऑटोमेटिक है। ओके, रिफ्लेक्सेस वो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड, दैट इज प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रिया या फिर परिपत्र प्रक्रियाएं, जो भी आप क्या हो। 1 से 4 मंथ का बच्चा होता है ये। अब सर्कुलर का मतलब होता है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस मतलब बार बार दोहराना, बार बार रिपीट करना। अब इसमें क्या रिपीट करता बच्चा? बच्चा अपने ही शरीर के कुछ अंगों को बार बार हिलाता है, जैसे अंगूठा चूसना, यानी कि अपने ही बॉडी पार्ट्स को लेकर के बार बार कुछ रिपीटेड एक्शंस करता है। आपने देखा होगा छोटा जो बच्चा होता है वो बार बार मुंह में अंगूठा डालता है या फिर पैर का अंगूठा भी डाल लेता है मोड़ तोड़ के। आप उसको छुड़ाएंगे तो वो फिर डाल लेगा, छुड़ाएंगे फिर डाल लेगा। तो जब बच्चा रिपीटेड एक्शन करता है बट अपने शरीर के ही पार्ट्स को लेकर के, वो आपका प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस होता है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस भी कुछ ऐसा ही है, बट इसमें बच्चा अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करता है। इसमें वो यूज करता है उसके सराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको, जैसे टॉयज वगैरह, उनके खिलौने रहेंगे उनके सराउंड में, तो बच्चा बार बार रिपीटेड एक्शन तो करेगा, लेकिन किन के लिए? खिलौनों के लिए। जबकि प्राइमरी में क्या था? वो अपने बॉडी पार्ट्स पर ही रिपीटेड एक्शन कर रहा था, यहाँ पर वो अपने खिलौनों को उलटना पुलटना जो है वो शुरू कर देता है। करेगा रिपीटेड एक्शन ही, लेकिन उसके पास जो है वो उसको करेगा। देन बात करते हैं फोर्थ, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, अनुक्रियाओं के बीच समन्वयता। इसमें बच्चा बेसिकली करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब लक्ष्य निर्धारित काम इसमें करेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसका 8 से 12 महीने में, 1 साल के अंदर उसका कोई आईआईटी में जाने का लक्ष्य बन चुका है। लक्ष्य का मतलब है कि सामने अगर उसके कोई खिलौना है तो उसको पाने की कोशिश करेगा, चाहे वो थोड़ा सा दूर हो उससे, लेकिन वो एक सीधा उसमें नजर लगा लेता कि हाँ मुझे वहां जाना है, मतलब वहां पर जाना है, कैसे भी जाएगा। ठीक है, चाहे घुटनों के बल जाए, चाहे कोहनी के बल, कैसे भी जाए, घिसट पिसट के वो चला ही जाएगा वहां तक। ठीक है, आप बच्चे को अगर गोद में भी लेंगे तो भी पैर पटक पटक के वो नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि जाना उसको उस खिलौनों को लेने ही है। तो खिलौना इसके लिए क्या है भाई? एक गोल का काम करेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन क्या है भाई? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। नेक्स्ट है टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस। ओके, इसमें बच्चा क्या करता है भाई? एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। ट्रायल और एरर यहाँ पर बच्चा शो करता है। ट्रायल और एरर का मतलब वो बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट नहीं है इसमें कि आप बच्चे को बंद कर देंगे और वो निकल आएगा। ट्रायल एरर का मतलब ये है कि बार बार कोई काम करेगा और फिर उसमें गलतियां, जैसे चलने की कोशिश करता है भाई, 12 से 18 महीने का बच्चा, 1 से 1.5 साल का बच्चा, तो उसमें वो चलने की कोशिश करता है। कोई कोई बच्चा अच्छे से चल जाता है, पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलने की कोशिश में जैसे बच्चा बार बार गिरेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार उठा और हमेशा, मतलब एकदम से उसने भागना शुरू कर दिया। थोड़ा आपने देखा होगा बच्चा ना ऐसे ऐसे लड़खड़ा करके चलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा भी अगर बैलेंस बिगड़ा तो वो गिर जाते हैं। तो ये क्या है? ट्रायल और एरर बच्चा इस स्टेज में शो करेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, नई नई चीजों को देखना शुरू कर देता है। लास्ट स्टेज है दिस इन्फेंसी स्टेज का, ये सब स्टेज है लास्ट, अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन। 18 से 24 मंथ में है, यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बीच का ये अवस्था है।
इसमें क्या करता है बेसिकली बच्चा जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी कोई चीज होता है उसका अपने माइंड में विजुअल इमेज बनाना शुरू कर देता है। सिंबल्स के थ्रू वो चीजों को याद करने लग जाता है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब मानसिक प्रतिनिधित्व आप कह सकते हो। मतलब दिमाग में, मस्तिष्क में इमेज टाइप बनाने की कोशिश करने लग जाता है। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। बच्चा चीजों को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करने लग जाता है, दिमाग में इमेज बनने लग जाती है। ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने डिस्कस किया ही है, जो कि एट द एंड ऑफ 2 इयर्स आता है। अच्छे से वो 2 इयर्स के बाद में आती है, बट यहाँ पर आना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस। ओके, तो ये हमने इन्फेंसी को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किसको, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 0 to 5 इयर्स, यानी कि अब हम सीधे तौर पर 0 से 5 वर्ष के जो बच्चे, जिसमें आपका इन्फेंसी भी आ जाता है, जिसमें आपका अर्ली चाइल्डहुड भी आ जाता है, इन सभी का फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल, सोशल और लैंग्वेज डेवलपमेंट को यहाँ पर पढ़ेंगे भाई कितना इनके अंदर इनको लेकर के विकास हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, चलिए। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की अगर बात करें, भाई शारीरिक विकास मतलब उसके ग्रोथ से रिलेट करता है। ठीक है, उसकी हाइट, वेट एक्सेट्रा से रिलेट करता है, कितना उसकी मांसपेशियां यहाँ पर बढ़ चुकी है। ओके, उसका पाचन तंत्र, ये सब सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगा। तो रैपिड होता है भाई इंक्रीज इन साइज एंड वेट, उसके आकार में, उसके वजन में काफी वृद्धि होती है। अगर हम बाई बर्थ बात करें तो जो एवरेज लेंथ है बच्चे की वो 19 इंच यहाँ पर होती है। ठीक है? 1 इंच अगर हम बात करें लेंथ के अंदर, तो अगर मैं फिट में बात करूं तो आई थिंक 0.08 समथिंग होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो लेंथ जो है वो 19 इंच होती है एवरेज, वैसे 17 से 21 यहाँ पर वैरी कर सकती है। अगर एवरेज वेट की बात करें, औसत वजन की बात करें, तो 7 पाउंड होता है। ठीक है, पाउंड को अगर आप केजी में कन्वर्ट करते हो तो आई थिंक 0.4 समथिंग आता है। तो इससे 3.1 केजी कुछ वेट निकलता है, जो कि ऑलमोस्ट मतलब एक नॉर्मल वजन है कि इतना होता ही होता है। वैसे नॉर्मल तो 2.5 केजी होता है, बट इतना इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। वैसे तो बच्चे आप सभी को पता है 2.25 किलो के भी होते हैं, 2.5 किलो के भी होते हैं। नॉर्मल बच्चे 2.5 किलो से 3 किलो के बीच ही मतलब देखने को मिलते हैं। बच्चे 3.5 के भी होते हैं, 4 के भी होते हैं, तो वो टोटली वेरी करता है। 3 से 6 पाउंड यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ से प्लीज देख सकते हो, और फटाफट से इसको हम रीड आउट करेंगे क्योंकि इसमें इतना कुछ खास है नहीं, जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। ओके, चलो। बाय द टाइम ऑफ बाय दिस टाइम अ बेबी इज अबाउट 2 इयर्स ओल्ड, और जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका जो वेट है वो 25 पाउंड हो जाता है, और उसकी जो लेंथ है वो 33 इंचेस हो जाती है। बस आप थोड़ा याद कर सकते हो, फैक्चुअल चीजें हैं। एट द एज ऑफ 5 इयर्स, अगर 5 साल की बात करें, क्योंकि हम 0 से 5 की बात करें ना, 5 साल तक के बच्चे की बात करें, तो जो उसका वेट है वो 5 टाइम्स हिज बर्थ वेट हो जाता है। लेट्स से कि अगर बर्थ वेट किसी का 3 ईयर है, तो 5 साल तक आते आते वो कितना हो जाएगा, 5 into 3 दैट इज 15 केजी हो जाएगा। इसलिए कहा है कि वजन के बर्थ के टाइम पर जितना बच्चे का वजन है ना, 5 साल तक उसका 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगर दांतों की बात करें, क्योंकि वो भी आपका फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा है। दांतों की बात करें तो पहले 6 मंथ में बच्चे का पहला दांत निकलता है, फर्स्ट टूथ अराइज होता है। एंड जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसके 4 दांत आ जाते हैं, और जब ये पीरियड आपका एंड होता है तो 16 से 20 जो दांत है वो बच्चे के आ चुके होते हैं। चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, बॉडी की अनुपात में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अनुपात भी बच्चे का क्या रहेगा, चेंज रहेगा। तो वो सर जो बर्थ के टाइम पर आपको बड़ा लंबा दिखता था, आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता था, अब आपको लगेगा जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं कि जो सर है वो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन जो उसके पैर और जो धड़ है वो क्या होते हैं, वो उससे सर से थोड़े ज्यादा बड़े हो गए, ऐसा आपको लगने लगेगा। बच्चे के जो हाथ है, आर्म्स है, और जो जाज मतलब जबड़े है, वो भी यहाँ पर डेवलप होने लग जाते हैं। बात करें बोन्स और मसल्स की, हड्डी और मांसपेशियों की, तो बोन्स एंड मसल्स भी यहाँ पर रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं। ही स्टार्ट्स यूजिंग हिज, अब वो बच्चा चीजों को पकड़ने लग गया है, भाई बैठना सीख जाएगा। 0 से 5 की बात हो रही है ये। ठीक है, धीरे धीरे पकड़ना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर थोड़ा चलना सीखेगा। ठीक है, खड़ा होना, चलना सीखेगा, और फिर धीरे धीरे दौड़ने भी लग जाएगा जब वो 5 साल तक पहुंचेगा। बात करें नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र की, तो आप सभी को पता है भाई बाई द एज ऑफ 2 80% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है। अडल्ट साइड का जो होता है ना, उसका 80% तो 2 साल की उम्र तक ही हो जाता है, और जो 85% है वो 6 साल से पहले पहले हो जाता है। यानी कि ये जो 0 से 5 इयर्स की जो स्टेज होती है वो बहुत क्रूशियल होती है। बच्चे को न्यूट्रिशन बहुत अच्छा यहाँ पर मिलना चाहिए है, बच्चे की एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जानी चाहिए है। इसीलिए एनईपी ने जो है वो ईसीसी को यहाँ पर लाया, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। ठीक है, जो कि हम एनईपी को फिर से डिस्कस करेंगे जब भी उसका टर्न आएगा।
देन बात करिए डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की, तो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत ही सोच समझ करके बच्चे को बहुत ही प्रॉपरली यहाँ पर अच्छे से न्यूट्रिशन देना होता है, अदरवाइज उसको दिक्कत हो सकती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही डेलिकेट होता है। देन बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की, जो कि 0 से 5 वर्ष का जो सामाजिक विकास है बच्चे के अंदर कितना होता है। अब जब बाय बर्थ हम बात कर रहे हैं, जन्म के समय तो बिल्कुल सोशल नहीं होता है, क्या ही सोशल होगा, वो अभी पैदा ही हुआ है, ठीक है। और जब आगे आने वाला टाइम होता है, उसमें क्या है भाई, जो भी उसकी नीड्स होती है, ठीक है, जितनी भी उसकी नीड्स है वो उसके लिए वो अपने माता पिता पर टोटली निर्भर है। और 2 साल की उम्र में बच्चे के सामाजिक रिश्ते सख्ती से उसके घर तक ही सीमित कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई 2 साल के बच्चे को आप किसी पड़ोस में खेल, और आजकल तो बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहिए। आजकल तो टाइम ही नहीं है, छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चों को भी नहीं भेजना चाहिए किसी के भी घर। तो 2 साल की उम्र तक बच्चे को बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट में ही रखा जाता है, उसको घर पे ही रखा जाता है, वहीं पर ही उसके साथ बातें की जाती है, उसके साथ खेला जाता है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा 2 साल तक पहुंचता है तो वो सॉलिटरी प्ले या फिर पैरेलल प्ले यहाँ पर करता है। सॉलिटरी मतलब एकांत प्ले, जब बच्चा अकेला खेल रहा है। पैरेलल प्ले का मतलब यह है कि 2-3 बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन हर बच्चा इंडिविजुअली खेल रहा है, मिल करके नहीं खेल रहा। वो आपके पैरेलल प्ले हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल प्ले स्टार्ट हो जाता है, जब बच्चा 3 साल का है तो फिर सामाजिक खेल यहाँ पर शुरू हो जाता है, मतलब बच्चे के अंदर इच्छा जागृत हो जाती है कि वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल कर खेले। अब डिपेंड करता है कि उसका ग्रुप जो है वो कितना इंक्रीज करता है। ग्रुप इंक्रीजेस फ्रॉम 2 मेंबर्स, 2 मेंबर से एट द एज ऑफ 3 और 4 मेंबर्स, मतलब 2 से लेकर के 3-4 ऐसे मेंबर्स हुए हैं, जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाते हैं उसके जो मेंबर्स है वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। अब वो बहुत सेलेक्टिव भी हो जाता है, वो सेलेक्ट करता है भाई किसके साथ मुझे खेलना है, किसके साथ मुझे किसको मुझे रिजेक्ट करना है। ऐसा भी होता है, आज जिसके साथ खेल रहा है, जिसको बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है, कल उसके साथ वो कट्टी हो जाए, नहीं खेलूंगा इसके साथ, इसने मेरे साथ कल लंच शेयर नहीं किया, ठीक है, इसने मेरे को कल अपना खिलौना नहीं दिया, इसने मेरे को कल अपना ट्रक नहीं दिया, अपनी गुड़िया नहीं दी खेलने के लिए। तो ऐसा भी सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। एट द एज ऑफ 4 चिल्ड्रन टॉक एट लेंथ, बच्चे जो है लंबी लंबी बातें करते हैं, एक दूसरे का नाम बुलाने लग जाते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और बेबल मतलब लाइक बक बक करने लग जाते हैं, ठीक है, तो मतलब टॉकेटिव हो जाते हैं, आप ये कह सकते हो। एट द एज ऑफ 5 फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। अब जो झगड़े हैं वो अब इतने नहीं होते हैं, क्योंकि अब थोड़े से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चे। ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ इन्फेंसी, मतलब 0 से 5 वर्ष के दौरान जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है। सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद के अंदर ही होता है, वो दूसरे क्या बोल रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो इनकेस कोऑपरेटिव हो भी रहा है, कॉर्पोरेट भी कर रहा है किसी के साथ, तो भी वो ये देखता है इसका उससे क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं बच्चे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं 0 से 5 वर्ष तक, ओके। देन बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, संवेगात्मक विकास की, बच्चे के अंदर संवेग किस तरीके से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर जेबी वॉटसन ने बताया कि जो इंपॉर्टेंट इमोशंस के एस्पेक्ट होते हैं लाइक फियर, एंगर, लव, भय, क्रोध और प्रेम, ये तीनों जो है वो शैशव काल में इन्फेंसी स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आ जाते हैं। बच्चे को डर भी लगने लग जाता है, बच्चा गुस्सा भी जाहिर करता है, आप उससे उसका फेवरेट खिलौना छीन लेंगे तो उसको गुस्सा भी आएगा, वो हो सकता है हाथ पैर भी मारने लग जाए। एंड देन प्यार वाला भी है, अपनी मदर के प्रति प्यार दिखाता, अपने भाई बहन के प्रति प्यार दिखाता है, और लव की फीलिंग्स भी उसके अंदर आ जाती है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की भावना और स्नेह की भावना उस बच्चे के अंदर आ जाती है। जब भी वो किसी अपनी माँ को देखता है, अपने फेमिलियर फेसेस को देखता है, तो उसको अफेक्शन और उसको हैप्पीनेस यहाँ पर शो करता है बच्चा, ठीक है। हाईली इमोशनल रहता है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखो कि जैसे मान लो भाई 6 महीने से और 1 साल का जो बच्चा होता है, अगर आप उसके पेरेंट्स के गोद में से कोई अननोन उसको लेगा ना, तो वो बहुत रोने लग जाता है। उसको उसको पता चल जाता है कौन मेरे मदर फादर है और कौन अननोन है, तो वो जाना नहीं चाहता, उसको सेपरेशन एंजाइटी वहां पर होती है। ओके। हाईली इमोशनल की बात करें तो यहाँ से 2 से 5 वर्ष का जो बच्चा होता है वो हाईली इमोशनल होता है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर इमोशंस होते हैं। अगर बच्चे को हैंडल नहीं किया जाए प्रॉपरली तो फिर वो इमोशनली इमेच्योर पर्सन जो है वो भविष्य में हो सकता है। स्पॉन्टेनिटी होती है, सहजता होती है, यानी कि जो इमोशंस होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे के अंदर आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चा अपने इमोशंस को जाहिर करता है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके पास इस उम्र का अगर बच्चा है, वो अगर स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल से आते ही आपको वो हर चीज़ बताएगा। आज मेरी मैडम ये लाई थी, आज मेरी मैडम ने उसको ये कहा, उसको पीट दिया, उसको मार दिया, उसको मॉनिटर बना दिया, मेरे से ये कहा, मेरे से वो कहा, हर चीज़ आपको बताएगा, ठीक है? मेरी फ्रेंड ये थी, आज उसने मेरे साथ लंच शेयर किया, एवरीथिंग, ठीक है? तो स्पॉन्टेनिटी होती है, अपने इमोशंस जो वो बात-बात पर बच्चा ज़ाहिर करता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है।
हालांकि जब वो बाद में पहुंचता है अराउंड 5 इयर्स के अराउंड, तो फिर वहां पर जो इसके इमोशंस है वो डिक्लाइन कर जाते हैं, उसमें एक गिरावट आती है, इतना वो खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाता अपने इमोशंस को। ठीक है, उसके जो ये ऑफन गेट्स एंग्री, उसको गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा ही आने लग जाता है यहाँ पर, उसके इमोशंस जो है थोड़े संक्षिप्त हो गए हैं, ब्रीफ हो गए हैं, बेसिक हो गए हैं, फ्लीटिंग और अपीयर, और अब वो फ्रीक्वेंटली नहीं दिखाता है, वो इनफ्रीक्वेंटली हो गया है, मतलब कंट्रोल करने लग गया अपने इमोशंस को। ओके, सो ये इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो गई है। देन बात करते हैं भाषा के विकास के, लैंग्वेज डेवलपमेंट के। 0 से 5 वर्ष, तो जब बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है एट बर्थ, बेबी सिर्फ क्या कर सकता है, ओनली क्राई कर सकता है। अगर उसको भूख लगी है तो क्राई करेगा, उसको अगर उसका अगर डायपर गंदा हो गया तो वो क्राई करेगा, ठीक है, बाकी तो उसको कुछ पता ही नहीं है। एट द एज ऑफ 6 मंथ, जब 6 मंथ का होता है, हिज क्राइंग इंडिकेट हिज रिकॉग्निशन ऑफ ए न्यू सिचुएशन। लेकिन जैसे जैसे वो 6 मंथ तक आता है तो उसका जो रोना है वो इंडिकेट करता है कि वो किस पर्पज के लिए रो रहा है, उसके पेरेंट्स को पता चल जाता है, स्पेशली मदर को पता चल जाता है, अच्छा अब रो रहा है तो इसलिए रो रहा है, अच्छा ये रो रहा है इसने पक्का सुसु कर दिया है, ये रो रहा है अरे ये दूध के लिए रो रहा है, तो ये तो किसी और चीज के लिए रो रहा है, खिलौने के लिए रो रहा है, चलने के लिए रो रहा है। मतलब बच्चा 6 मंथ की उम्र तक आते आते ना टिकने की कोशिश नहीं करता, उसको लगता है अभी वो उठ के भागने लग जाएगा, जबकि होता नहीं है उससे। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस इंडिकेशन के साथ रो रहा है, किस सिचुएशन पर रो रहा है। मदर साइड से चली गई है, मेरे को गोद में नहीं लिया तो रो रहा है, ठीक है, जाना किसी और के पास था और ले किसी और ने लिया तो रो रहा है, तो वो डिपेंड करता है। बाय द फर्स्ट ईयर ही कैन पिक अप, अब जैसे जैसे बच्चा 1 साल का होता है तो वो हल्के फुल्के कुछ शब्द बोलने लग जाता है, जैसे आ बा मा पा दादा, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स जो है बोलने लग जाता है। जैसे वो 1.5 साल का होता है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट और ज्यादा हो जाता है, और जब वो 2 से 3 साल तक पहुंचता है तो वो शॉर्ट सेंटेंस यहाँ पर बोलने लग जाता है। ऑल्दो कुछ बच्चे 2 से 3 वर्ष तक कंप्लीट सेंटेंस भी बोलने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सब में अलग अलग होता है, यूनिफॉर्म तो होता है लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ओके, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा ये कहते हैं भाई 2 से 3 जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, जो पेरेंट्स ने जो बोल दिया उसको वो उस चीज को रिपीट करने लग जाता है, उस सेम लाइन को बोलने लग जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर स्मिथ कहते हैं कि एट द एज ऑफ 1 ईयर वो 3 शब्द बोलता है, एट द एज ऑफ 2 ईयर वो 272 शब्द बोलता है, और एट द एज ऑफ 5 ईयर 2072 वर्ड्स वहां पर वो बोलना शुरू कर देता है। ठीक है जी। देन बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की, 0 से 5 इयर्स की एज वाले बच्चों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। मुझे बार बार आज अपना माइक इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस पूरे सेशन को 2 बार रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और उसमें ना माइक धोखा दे जाता है। मुझे अब ना थोड़ा डर लग रहा है अभी तो ठीक चल रहा है, ठीक है। चलो, क्योंकि मुझे इस वीडियो को आज मॉर्निंग में देना था और मैंने बोला भी था टेलीग्राम पर, बट ये 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ तो दोपहर हो गई है, इवनिंग हो गई है, मतलब तो चल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, संज्ञानात्मक विकास की, तो चलिए इन्फेंट्स जो होते हैं आर बोर्न विद द एबिलिटी टू लर्न एंड एक्सपीरियंस देयर एनवायरनमेंट। अब सब अपने सेंसेस के थ्रू काम करता है बच्चा, हम सेंसरी मोटर स्टेज में भी पढ़ते हैं भाई, बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो जो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मिमिक फेशियल एक्सप्रेशन, वो फिर पहचानने लग जाता है कि ये उसके घर वाले हैं, ये कोई और है, ठीक है, तो वो पहचानने लग जाता है। बिटवीन द एजेस ऑफ 1 and 2, 1 या 2 वर्ष के बीच में उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस की अंडरस्टैंडिंग उसको आने लग जाती है। अराउंड एट द एंड ऑफ 2 इयर्स बच्चे को वस्तु स्थायित्व की समझ यहाँ पर विकसित कर लेते हैं, वो आपको पता है वो क्या होती है। एट अराउंड 2 इयर्स ऑफ एज डेवलप द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स सच एज, वो मैंने कहा ना मेंटल रिप्रेजेंटेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन दिमाग में इमेज बना लेना, ठीक है, रिप्रेजेंट करना चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर एट द अराउंड मतलब एट द एंड ऑफ 2 इयर्स यहाँ पर बच्चे के अंदर आना शुरू कर जाती है, जो हमने पढ़ा अभी किसके अंदर, जो हमने इन्फेंसी के सब स्टेज पढ़े थे ना, जिसमें अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन सब स्टेज को पढ़ा था, उसके अंदर यही चीज थी। एज चिल्ड्रन ग्रो एंड मेच्योर दे कंटिन्यू टू डेवलप देयर, अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है 5 इयर्स तक आता जा रहा है, उसके अंदर थोड़ी कॉग्निटिव स्किल्स आने लगी है, थोड़ा मेमोरी भी में भी स्टोर करने लगा है चीजों को, ध्यान भी देने लगा है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कर लेता है। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि 8वीं के सवाल बनाने लग जाएगा, वो छोटी मोटी वो है जो सॉल्व कर ले रहा है। ओके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो है क्लोजली लिंक्ड करता है। मैंने कहा था जितने भी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी विकास के आयाम होते हैं, वो सारे आपस में लिंक अप करते हैं, सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था। एक अगर डोमेन आपका प्रभावित होगा तो सारे के सारे डोमेन आपके प्रभावित हो जाएंगे, उससे लिंक अप होने वाले, ठीक है। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो सिर्फ अपनी भूख से ही रिलेट करते हैं, ठीक है, या तो उनको खाना और उनकी भूख से ही में ही इंटरेस्ट रहता है उनको। जैसे जैसे उसका विजन रेंज जो है बढ़ता जाता है, उसको फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है भी क्या चीज उसके प्रति अट्रैक्टिंग है।
जैसे हिलते हुए खिलौने, जो रैटलिंग टॉयज होता है, जो झुनझुने टाइप, उसके अंदर दिलचस्पी बच्चा लेने लग जाता है, जो उसके लिए अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा इस स्टेज में बच्चा बहुत क्यूरियस क्वेश्चन पूछने लग जाता है। वो पूछेगा ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये किसने किया है, किस पर्पस के लिए किया है। ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस बच्चा इस स्टेज में पूछना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात, इन क्वेश्चंस को दबाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। इन क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, बहुत ही समझदारी के साथ आंसर करना एक पेरेंट्स को चाहिए, या फिर जिससे भी पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनको दबाएंगे तो फिर बच्चा भविष्य में ऐसी जो चेष्टा है वो कर ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा कि वो ये चीज गलत करता है तो वो कभी नहीं करेगा। हालांकि ये चीज अच्छी होती है और हमें उनका आंसर करना चाहिए। कई बार बच्चे बहुत अजीब अजीब से सवाल भी करते हैं, बट स्टिल करते हैं वो, तो उनका उसी तरीके से आंसर देना चाहिए। फर्टाइल इमेजिनेशन यहाँ पर बच्चा करता है। फर्टाइल इमेजिनेशन मतलब उसके एक अलग ही दुनिया बनी हुई है उस बच्चे की। डे ड्रीम्स, फेरी टेल्स एंड फैंटेसी। मतलब फेरी टेल्स मतलब जैसे परियों की कहानियां होती है, उसको लगता है एक्चुअल में छोटा भीम होता है। छोटा भीम एक्चुअल में होता है जिसमें वो सारे के सारे जो काम है, अच्छे काम, वो छोटा भीम कर ले रहा है। माइटी राजू, ढोलू भोलू, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और ये पोनी टेल, जितने भी है मुझे तो सारे याद हो गए हैं, मेरे घर में चलता ही है। ठीक है। तो पोनी टेल्स हो गया, ये काल राक्षस, ठीक है, शिवांश, और ये छोट लिटिल सिंघम, ये सब क्या है, उसको लगता है कि ये सब ओरिजिनल है और ये एग्जिस्ट करते हैं। उसका जो इमेजिनरी वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड है, उसको ऐसा लगता है। ये काल्पनिक दुनिया है, ये तो सबको पता है, लेकिन उस बच्चे को ये चीजें नहीं पता होती है। बहुत छोटा है वो अभी। सेंसरी डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे के सेंसेस यहाँ पर डेवलप हो चुके हैं। 5 सेंसेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे आईज हो गया, आपका नोज हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया। तो ये जो सेंस है उस बच्चे के डेवलप यहाँ पर हो चुके होते हैं। बच्चे का कंसेप्ट, परसेप्शन और आइडियाज, विचार बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत डेवलप होना शुरू कर जाता है। ठीक है। वो अपनी धारणाएं बनाना शुरू कर देता है किसी भी चीज के प्रति। टाइम की उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है। अब वो अपने विचारों को जनरलाइज करना शुरू कर देता है, हालांकि वो अभी इतना अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। एट द एज ऑफ 5 ही इज कैपेबल ऑफ रीजनिंग। अब वो थोड़ा बहुत तर्क भी कर लेता है, रीजनिंग भी कर लेता है, लेकिन वो वेग और इनकंसिस्टेंट होती है, मतलब अस्पष्ट होती है और असंगत होती है। लिंकअप नहीं होता चीजों का, तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। वो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ करेगा, 5 साल का बच्चा है। ओके। देन एट द एंड ऑफ दिस क्लास एजुकेशनल इंप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं भाई। शैक्षिक प्रभाव या महत्व, शिक्षा के अंदर भी हमें देखना होगा इन बच्चों को किस तरीके से डील करना है। तो अगर एजुकेशन की बात करें तो हमें स्पेशल अटेंशन इन बच्चों को देने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ध्यान इन बच्चों की तरफ देने की जरूरत है, क्योंकि इनको काफी केयर की जरूरत होती है, अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है। इस टाइम पर तो स्पेशल अटेंशन की, स्पेशल फोकस इन बच्चों की तरफ हमें देने की जरूरत है। ठीक है। जैसे उनके लिए हम कहानियां पढ़ सकते हैं, उनको प्ले एक्टिविटीज के अंदर शामिल कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन इनको देना जरूरी है, शारीरिक शिक्षा। अब इसमें हम उनसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज यहाँ पर करवा सकते हैं, जैसे उनसे क्रॉलिंग करवा लेंगे। ठीक है। उनसे वॉकिंग करवा लेंगे। सपोर्टिंग एनवायरनमेंट हमें इन बच्चों को देना चाहिए, ताकि उनकी मसल्स का डेवलपमेंट हो सके। मसल्स का डेवलपमेंट होगा तो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से होगी, जो कि डेवलपमेंट का एक हिस्सा हो जाता है। मदर टंग की यहाँ पर बात करी गई है कि बच्चे से कोशिश करिए कि उसकी नेटिव लैंग्वेज, जो उसकी मूल भाषा, उसमें आप बात करें, ताकि बच्चे को सपोर्ट मिले, साथ ही उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट भी हो सके। सोशल क्वालिटीज, बच्चे को सोशल करना हम सिखाएं, सिर्फ घर तक ही सीमित ना रहे, कहीं ना कहीं हम उसको लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। हम उसको पार्क में लेकर के जा सकते हैं, ताकि वहां पर वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेले। उसके सोशल स्किल्स हमें डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। पीसफुल एनवायरनमेंट देना उस बच्चे को काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है। भाई ऐसा एनवायरनमेंट ना हो जिसमें कुछ और ही अलग तरीके का चीजें होने लग रही है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट उस बच्चे को देना चाहिए, ताकि वो अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर सीखे। म्यूजिक, म्यूजिक की बात करें तो जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको आपने देखा होगा नर्सरी वगैरह में, एलकेजी यूकेजी में, उनमें वो राइम वगैरह पढ़ाई जाती है। और वो राइम हो गई, स्टोरीज हो गई, तो उसमें उनके टीचर्स जो है वो बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत लाउडली और बहुत ही एक्टिविटीज के साथ उनको वो स्टोरीज और वो पोएम करवाती हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चा एनर्जेटिक रहता है, उसका अटेंशन स्पैन यहाँ पर इंक्रीज होता है, साथ ही वो समझता भी है चीजों को। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी पोएम है, फटाफट से आपने 2 लाइन बोली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाओगे, बाहर निकालो मर जाओ। एक तो आप ऐसे सिखाओ, एक आप पूरा अच्छी तरीके से लय के साथ पूरा ऐसे, मछली जल की रानी है, मतलब जैसे भी होता है। ठीक है। तो ऐसे बच्चा खुद भी जब ऐसे ऐसे मछली जल की रानी है करेगा, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो म्यूजिक वगैरह, ठीक है, और आप खाली टाइम में उसको हल्का म्यूजिक बजा करके दे सकते हो, तो उसको अच्छा लगेगा। प्ले वे मेथड की यहाँ पर बात करी जा रही है। और यहाँ पर प्ले वे का मतलब ये है कि आप उसको खेल खेल में चीजें समझाइए। खेल खेल में चीजें मतलब आप उसको एक्टिविटीज करवा सकते हैं।
आपको एडिशन सिखानी है, आपको कुछ भी चीज सिखाना है तो आप एक्टिविटीज के थ्रू उस बच्चे को कराइए। ठीक है, ये एनडीपी में भी हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटीज के अंदर बच्चा ज्यादा इन्वॉल्व होता है, बच्चा एनर्जेटिक भी रहता है और साथ ही उसका डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है, कोग्निटिव विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है इसका इसका तो ये 7 हमने एजुकेशन इम्प्लीकेशन यहाँ पर पढ़े हैं। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। दैट्स इट टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट केवीएस की पेडागोजी डिस्कस करके दूंगी और ये जो कंटेंट है आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा यूट्यूब पर। पीडीएफ आपको नेक्स्ट मंथ से दे दी जाएगी जो कि पेड रहेगी, सारी चीजें आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। तो दैट्स इट, मेरी तरफ से आज इतना ही है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं प्रैक्टिस सेशन भी आपको स्टार्ट करूंगी, साथ ही अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।